आज मैं 9th क्लास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। वो है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि अन्य विद्यार्थी देखकर इसको लाभ उठाए। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, आराम से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा और समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आज परमाणु के बारे में हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले परमाणु। तो परमाणु कहते किसको है? तो जैसा कि हम लोग परिभाषा में पढ़े हैं, वो परिभाषा हम पहले लिख देते हैं कि परमाणु क्या है। तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, परंतु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं, है ना। तो परमाणु कहते हैं, ये तो हम लोग परिभाषा में समझ चुके हैं। लेकिन परमाणु के इतिहास के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो याद रखिए, सबसे पहले परमाणु के बारे में 500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, जब से ईस्वी शुरू हुआ उससे 500 साल पीछे चले जाइए। उस समय हमारे ही देश का एक दार्शनिक जिनका नाम था, हमारे देश का ही एक दार्शनिक जिसका नाम था महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया कि किसी भी पदार्थ को अगर हम तोड़ें तो उसको तोड़ते तोड़ते एक ऐसा सूक्ष्म कण आएगा जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसी को हम परमाणु कहते हैं। और इन्होंने परमाणु के विषय में जानकारी दिया। फिर आया डेमोक्रिटस, उन्होंने भी इन्हीं का नियम को मान करके उन्होंने भी बताया कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात किसी भी पदार्थ को अगर हम सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा काट बना दें तो वो जो सबसे सूक्ष्म कण आएगा उसी को हम परमाणु कहते हैं। लेकिन ये बात बहुत दिन तक लोग इसी पर विश्वास करते रहे, परंतु जब 18वीं शताब्दी आया, जब 19वीं शताब्दी आया तो 19वीं शताब्दी में परमाणु के विषय में बहुत सारे आधुनिक काल के वैज्ञानिक इसके बारे में खोज करने लगे। तो इसके बाद आया डाल्टन। देखिए, डाल्टन ने परमाणु के बारे में सिद्धांत दिया और उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, इसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। और इन्होंने भी बताया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो परमाणु के विषय में ये भी बताया और ये भी बताया कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके परमाणु का आकृति भी अलग अलग होते हैं और उनके भार भी अलग अलग होते हैं। और समान तत्व के जो परमाणु होते हैं वो समान भार वाले होते हैं और समान वजन वाले भी होते हैं और उसमें गुण भी समान होते हैं। परंतु डाल्टन का बहुत सारे सिद्धांत जो है वो जो दिए हैं उनमें दोष उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हम लोग डाल्टन के परमाणु का दोष भी पढ़ते हैं, जो शायद 8 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं परमाणु के विषय में। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि 8 क्लास का बात यहाँ पे नहीं है, 9 क्लास स्टैंडर्ड में आप चले गए, इसलिए हम डाल्टन के बारे में ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहते हैं। अब हम इसके आगे हम बात करना चाहते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से, डाल्टन के बाद जो वैज्ञानिक रिसर्च किया वो है जे.जे. थॉमसन जो थे, इन्होंने परमाणु के विषय में एक मॉडल तैयार किया जिसको कि थॉमस मॉडल कहते हैं। थॉमस मॉडल आखिर है क्या? परमाणु के विषय में जो थॉमस मॉडल दिया है वो क्या है? थॉमस मॉडल, उन्होंने कहा कि परमाणु एक गोलाकार
आकृति वाले होते हैं और इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्होंने कहा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्होंने कहा कि इसके अंदर उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये जो परमाणु होते हैं इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बीच में उपस्थित होते हैं और इस तरह से वो परमाणु के विषय में अपना मॉडल दिए। लेकिन ये मॉडल जो थॉमस मॉडल था, जिन्होंने बताया कि परमाणु एक गोलाकार आकृति के होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान होते हैं और वो उसके मध्य में उपस्थित होते हैं मिलजुल करके, यानी धंसे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। परंतु इसके बाद ये जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज भी किया, इसलिए जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के खोज के आविष्कारकर्ता के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया। तो इसके बाद जो दूसरा वैज्ञानिक आए वो है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड जो है, ये जो वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल आया, परमाणु मॉडल, इनका परमाणु मॉडल किसके आधार पर था, क्योंकि रदरफोर्ड जो है रेडियो एक्टिव तत्व का भी खोज किया और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, तो स्वर्ण के एक पत्र यानी सोना का जो एक बहुत पतला पत्र ले करके, जिसमें कि मोटाई उसका कम से कम 10,000 परमाणु, 10,000 नहीं 1,000 परमाणु के बराबर मोटाई का एक सोने का पर्दा लिया, यानी उसका प्लेट लिया गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसमें अल्फा किरण को प्रवाहित किया। अल्फा किरण जब प्रवाहित किया तो अल्फा किरण हम जानते हैं कि अल्फा किरण जो होता है वो हीलियम के परमाणु के बराबर होते हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने जब इसमें प्रवाहित करके देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ जो प्रकाश की किरणें हैं वो ज्यादातर प्रकाश की किरणें क्या हो रहे हैं, तो बाहर निकलते जा रहे हैं, अर्थात इस पत्र से पार कर रहे हैं। और कुछ अल्फा किरण क्या हो रहे हैं, अपने ही किसी अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल से होकर टकरा कर वो फिर वापस चले जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ जो है अल्फा किरण विचलित हो रहे हैं। तो इससे उन्होंने क्या किया, अपना मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु के बारे में और उन्होंने परमाणु के विषय में क्या बताया कि परमाणु क्या है, तो परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान खाली होते हैं। इन्होंने बताया, क्यों बताया कि अधिकांश स्थान खाली होते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि जितने भी अल्फा किरण हम इसमें से गुजारते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अल्फा किरण पार कर जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अल्फा किरण अगर पार कर गया, 10,000 अगर किरण पार करता है तो उसमें एक किरण वापस लौटता है। तो इसका मतलब क्या है कि निश्चित रूप से ये ज्यादा से ज्यादा किरण पार कर जाता है तो परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान क्या है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ किरण वापस लौट आता है, तो जहां से वापस लौट आता है तो वहां पे कुछ न कुछ इसके अंदर पार्टिकल्स है, तो उनको उन्होंने केंद्रक नाम दिया। और इसलिए तब हम लोग कहते हैं केंद्रक का खोज भी किसने किया, तो केंद्रक का खोज रदरफोर्ड ही किया। इसलिए इसको केंद्रक का जन्मदाता भी कहते हैं, केंद्रक के खोज का जन्मदाता भी कहते हैं। तो इन्होंने केंद्रक का खोज किया जिससे कि किरण वापस लौट आया तो उसको केंद्रक मान लिया, और कुछ किरण जो अपने रास्ते से डेविएट हो गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहे थे, उस इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण उन्होंने बताया कि इसमें कुछ न कुछ पार्टिकल्स है जिसको कि जो मूव कर रहा होता है, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि परमाणु के मॉडल में बताया गया है, 3 मुख्य पॉइंट बताया गया। पहला कि परमाणु का अधिकांश स्थान खाली होते हैं, परमाणु का कुछ ही स्थान ऐसा होते हैं जहां से कि वापस किरण लौट आते हैं। उस जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है या वो जो पदार्थ है उसके अंदर या जो कण है उसको उन्होंने केंद्रक का नाम दिया है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। लेकिन इन्होंने रदरफोर्ड इस तरह से बताए हैं कि रदरफोर्ड बताएं कि परमाणु जो है केंद्रक के चारों तरफ
जो परमाणु चारों तरफ से घूमते हैं, परमाणु चारों तरफ से जो घूमते हैं तो वो केंद्रक के चारों ओर इस तरीके से घूमते हैं कि इसका कोई ऊर्जा, निश्चित ऊर्जा नहीं बताए हैं। तो इस तरह से ये अगर गोल गोल घूमते जाएगा तो इसका एक समय ऐसा आएगा कि इसका ऊर्जा समाप्त हो जाएगा और वो केंद्रक में जाकर के डूब जाएगा, यानी केंद्रक में जाके खत्म हो जाएगा, जिस तरह से कि परमाणु अस्थायी नहीं बन पाएगा। तो ये परमाणु अस्थायी नहीं होने के बारे में जब इन्होंने बताया तो इसमें कुछ दोष निकल गया। जब दोष निकल गया तो दूसरा आया, रदरफोर्ड के बाद जो दूसरा वैज्ञानिक आया उसका नाम था नील बोर। तो नील बोर का आज तक हम लोग क्या करते हैं, परमाणु मॉडल को मानते हैं। अब नील बोर क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो रदरफोर्ड बताया है कि केंद्र के चारों ओर परमाणु जो घूमते हैं, देखिए इधर परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो किसी खास ऊर्जा स्तर में नहीं घूमते हैं या किसी खास कक्ष में नहीं घूमते हैं। तो इस तरह से उसका ऊर्जा नष्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा, वो केंद्रक में जाके डूब जाएगा। तो इसके बारे में फिर नील बोर ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। परमाणु का केंद्रक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो नील बोर का मॉडल क्या है कि उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं, और जब कक्षाओं में घूमते हैं तो उसमें ऊर्जा नष्ट होने की कोई बात नहीं होती है, और अलग अलग कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या मूव करते रहते हैं। तो ये जो मॉडल प्रस्तुत किया वो है नील बोर का मॉडल, और नील बोर का मॉडल आज भी हम लोग मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि केंद्रक के चारों तरफ घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तर वाले होते हैं और अलग अलग कक्षाओं में वो घूमते हैं। अब नील बोर के संबंध में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं कि जो नील बोर थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत क्या है कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो रह सकते हैं वो 2n² के रूप में रह सकते हैं। मतलब 2n² का सूत्र उन्होंने दिया, जहां की उन्होंने पहला कक्ष को उन्होंने k कक्षा माना, दूसरा कक्ष को उन्होंने l कक्षा माना, तीसरा कक्ष को उन्होंने m, चौथा को उन्होंने n, o, p, इस तरह से पांचवा, छठा, इस तरह से पांचवा और छठा। तो इस तरह से सब कक्षा अलग अलग उन्होंने माने हैं। अब ये जो कक्षा है ये कक्षा 1 है, ये कक्षा 2 है, ये कक्षा 3 है, ये कक्षा 4 है, ये कक्षा 5 है, ये कक्षा 6 है। अब देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 2 इंटू n की जगह पे 1 होगा, 1² बराबर 2, यानी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही घूम सकते हैं। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 2 कक्षाओं की संख्या। तो आप बताइए कितना हो जाएगा 8। उसी तरह से तीसरा कक्षा में कितना होगा, तो तीसरा कक्षा में 9 इंटू 2 18। उसी तरह से चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 32। पांचवा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बताइए 50। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखिए केंद्रक जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं, और इसके चारों तरफ जो कक्षाएं होते हैं ये k कक्षा हुआ, इसके चारों तरफ जो कक्षाएं k l कक्षा हुआ l, उसके बाद m कक्षा हुआ, n कक्षा हुआ, इस तरह से कक्षा अलग अलग इसमें होते हैं। अब देखिए k कक्षा में बोला कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। l कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, वहां देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी नहीं होगा, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन k कक्षा में, l कक्षा में। उसी तरह से m कक्षा में 18, n कक्षा में 32, ऐसा कक्षा में घूम सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ पाते हैं कि कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ये भी
बताया है कि अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी हम लोग नहीं रख सकते हैं। अगर अंतिम कक्षा है उसके पहले वाला अगर कक्षा पूरा है तो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही रखा जाएगा, परंतु 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन ही रखा जा सकता है, जिसको अष्टक का नियम भी बोलते हैं। इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन रखने के बारे में बताया। तो नील बोर्स जो सिद्धांत दिए हैं इसके बारे में, परमाणु के विषय में, ये आज भी मान है और हम लोग उसी के नियम के अनुसार चलते हैं। अब थोड़ा सा परमाणु के विषय में हम लोग जान लेते हैं कि परमाणु का मौलिक कण क्या है। गौर से देखिए, मौलिक कण, इसको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, पार्टिकल ऑफ एटम। क्या है फंडामेंटल पार्टिकल? अर्थात परमाणु जिन कणों के द्वारा निर्मित होते हैं उसे फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं तो याद रखिए, पहला इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, अर्थात इसमें कोई भी आवेश नहीं होते हैं। ये जो धन आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम E से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को P से सूचित करते हैं और न्यूट्रॉन को N से सूचित करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा अधिक जानकारी हम देने जा रहे हैं, अच्छी तरह से देखिए। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया तो जे थॉमसन, जे थॉमसन। दूसरा, प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक, है ना। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया तो इनका खोज किया चैडविक, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने इनका खोज किया। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने खोज किया है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके ऊपर चार्ज क्या होता है ना। ये हुआ खोज करता। अब थोड़ा सा देखिए चार्ज मतलब होता है आवेश। तो आवेश कितना कितना होता है वो भी देख लीजिए। यहां तो पहले जान गए कि आवेश का प्रकृति क्या होता है, अब देखेंगे चार्ज होता कितना है। देखिए -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, याद रखिएगा, सी से कूलम। अब जो प्रोटॉन का है उसमें आवेश कितना है तो +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और चूंकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश होता ही नहीं है इसलिए इसमें 0 हम बोल सकते हैं, 0 इसमें चार्ज होता है। अब थोड़ा सा द्रव्यमान के बारे में हम बता देते हैं। इसका द्रव्यमान इधर देख लीजिए, द्रव्यमान क्या क्या होता है, फिर तुलना करने में आसान होगा और समझने में भी आसान होगा। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। फिर देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, अच्छी तरह से देखिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 1.675 इंटू 10 टू द पावर -25 ग्राम। पॉज करो। तो इस तरह से हम देख चुके हैं कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम और प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 और न्यूट्रॉन का हो गया 1.675 इंटू 10 टू द पावर -25 नहीं, इसमें भी 24 ग्राम ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें से अगर कोई क्वेश्चन करे कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है या फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इस
फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे हल्का कण कौन सा है, तो अब इसको देख के आप बता सकते हैं कि जिसमें माइनस में पावर सबसे ज्यादा होता है वही सबसे छोटा होता है या सबसे हल्का होता है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और सबसे भारी जो पार्टिकल होगा वो सबसे भारी कौन सा होगा बताइए, तो न्यूट्रॉन होगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसको आसानी से और समझ लीजिए कि सबसे हल्का हुआ इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी हुआ न्यूट्रॉन, और जो प्रोटॉन होता है ये दोनों के बीच में होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान इसका देख लिए हैं, इससे हमको पता चल रहा है कि वो कितना बड़ा कितना भारी है या कितना हल्का है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं कि परमाणु संख्या जो होते हैं, ये परमाणु संख्या क्या है, ये परमाणु संख्या जो होते हैं किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है उसी को हम परमाणु संख्या कहते हैं, अर्थात प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है वही इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या दोनों क्या होता है, बराबर बराबर होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो कुछ परमाणु संख्या हम बता रहे हैं, कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा। ये अगर याद रखिएगा तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से कर पाइएगा। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी हम लिख रहे हैं और किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कुछ बना करके दिखा देंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विधि लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब देखिएगा तो संयोजकता भी पता चल जाएगा। जैसे देखिए, परमाणु संख्या और यहाँ पे हम तत्व लिख देते हैं, है ना। देखिए, परमाणु संख्या और तत्व इस तरह से अगर सीरियल क्रम में याद रखिएगा, एक जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, 2 जो होता है वो हीलियम का होता है, 3 जो होता है वो लिथियम का होता है, 4 जो होता है वो बेरिलियम का होता है, 5 जो होता है वो बोरॉन का होता है, 6 जो होता है वो कार्बन का होता है, 7 जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, 8 जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है, 9 जो होता है वो फ्लोरीन का होता है, ठीक है। 10 होता है नियन का, 11 होता है सोडियम का, 12 होता है मैग्नीशियम का, 13 होता है एल्यूमिनियम का, 14 होता है 15 देख लीजिए, 15 होता है फास्फोरस का, 16 होता है सिलिकॉन का, 17 होता है क्लोरीन का, और 18 होता है आर्गन का, 19 होता है पोटासियम का, और 20 होता है कैल्शियम का। तो इतना जरूर कम से कम परमाणु संख्या याद रखिएगा, है ना, कि किसका किसका कितना परमाणु संख्या होता है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाने लगेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी इसमें हम लोग आराम से बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं कि परमाणु संख्या हमको याद रखना है ना। तो इस तरह से देख लिए, नियन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17। इस तरह से हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए, अगर संयोजकता के बारे में जानकारी करना होगा तो हम लोग नील बोर के हिसाब से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख लेंगे। अब कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या क्या रहेगा, तो ये देखिए 1-1। तो हाइड्रोजन 1-1 अगर दिया है तो इलेक्ट्रॉन तो 1 है, तो निश्चित रूप से इसको जब हम दिखाएंगे तो केंद्रक के अंदर 1 प्रोटॉन होगा। लेकिन इसमें 1-1 चुकी है ये परमाणु, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, परमाणु संख्या को यहाँ लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान को यहाँ पे लिखते हैं, है ना। तो परमाणु संख्या अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगा। तो 1 अगर हम दें तो 1 जो होता है, अच्छा इसमें न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्रोटॉन 1 हो जाएगा, है ना। और अच्छा थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, ये देखिए P बराबर 1 और N बराबर 0, क्योंकि इसमें N है ही नहीं, यानी न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है साधारण हाइड्रोजन में। लेकिन पहला कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन इसका घूमेगा, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बना सकते हैं। इसमें K कक्षा में 1 ही घूमेगा। अब
बताइए, बोलिएगा कि पहला कक्षा में तो आप बताए थे कि 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम घूम सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व माना जाता है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए इसमें क्या होगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें घूम सकते हैं। दूसरा अगर देखें हीलियम, तो हीलियम में देखिए पता चल जाएगा कि हीलियम में किस तरह से घूमते हैं। तो निश्चित रूप से हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो और इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना कितना होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें भी 2 हो जाएगा। लेकिन इसका जो पहला कक्षा है, पहला कक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम तमाम जो इसमें दिया गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। एक क्लोरीन का देख लीजिए 17 और 35। इसको अगर हम देखें तो परमाणु के केंद्रक में P बराबर हो गया 17 और N बराबर हो गया, इसको माइनस कर दीजिए तो न्यूट्रॉन पता चल जाएगा, 35 में 17 घटा दीजिए तो 18 आ जाएगा, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा सो देखिए, पहला कक्षा में अगर K कक्षा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ध्यान दीजिए वो जो नियम है उसके हिसाब से। फिर दूसरा कक्षा अगर हम लोग लेंगे तो दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख ही सकते हैं क्योंकि हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर हम तीसरा कक्षा, ये के एल हो गया, अब एम कक्षा में अगर हम लोग जाते हैं, देख लीजिए, तो एम कक्षा में अब हमारे पास बचा कितना है, तो अब हमारे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गया, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बचा है 7 इलेक्ट्रॉन और, तो एम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन उसमें डाल देंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन जब डाल देते हैं तो देखते हैं कि इसका जो अष्टक है वो पूरा नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। तो ध्यान रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका संयोजकता -1 होगा। कम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि इसका संयोजकता -1 है। और अगर हीलियम का बारे में हम बात करें तो हीलियम का संयोजकता कितना होगा, तो इसमें चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए सोचेगा क्योंकि इसका 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर अष्टक पूरा करना हो तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहना है कि फर्स्ट जो कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका संयोजकता हम लोग 0 मानते हैं क्योंकि पहला कक्षा जितना चाहिए उतना कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी जिसमें जितना भी तत्व है उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहना आवश्यक है, लेकिन हीलियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी है तो इसका कक्षा पूरा माना जाएगा, इसलिए इसका संयोजकता 0 माना जाता है। तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये जो तत्व हमने नाम बताया है इसको निष्क्रिय तत्व कहते हैं क्योंकि इसका अंतिम कक्षा हमेशा फुल होता है, हमेशा या तो 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं तो हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, इसका अंतिम कक्षा और पहला ही कक्षा बन जाता है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये निश्चित रूप से किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो अब देखिए देने लेने का जो बात है उससे हम संयोजकता निर्धारित कर लेते हैं। अब देखिए देने लेने का बात कैसा होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर किसी के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो दान करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी दान करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो भी दान करेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन है तब क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन अगर है तो दूसरा भी 4 इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये दोनों के बीच में साझा बन सकते हैं और साझा करके ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके एक यौगिक का निर्माण कर सकता है। उसी तरह से अगर 4 से ज्यादा बढ़ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए ये सब जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये सब पॉजिटिव होगा, यानी इसका आवेश जो होगा +1 होगा, +2 होगा, +3, संयोजकता +1 +2 +3 होगा। लेकिन अगर जो 5 जिसका अंतिम कक्षा में है, 6 जिसका है, 7 जिसका है ना, तो ये सब क्या करेगा, ये सब चूंकि इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए 5 वाला क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका होगा -3 संयोजकता। 6 इलेक्ट्रॉन जिसका अंतिम कक्षा में है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो इसका होगा -2, और 7 इलेक्ट्रॉन जिसका है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। जैसा कि हमने क्लोरीन के बारे में बताए थे कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, ले करके अपना अष्टक को पूरा करेगा। इस तरह से हम लोग संयोजकता भी जान सकते हैं कि किस तरह से संयोजकता निर्धारित होता है। तो इस तरह से नील बोर के हिसाब से हम लोग किसी भी तत्व का परमाणु संरचना भी
दिखा सकते हैं और उस हिसाब से हम लोग परमाणु संरचना बना सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो कि जरूरी होगा आप लोगों को, इसलिए अब उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। ये क्या है? सबसे पहला देखिए, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु संख्या जिसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या, इसको परिभाषा देने के लिए अगर पूछा जाए एटॉमिक नंबर, तो देखिए जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि परमाणु संख्या क्या है, तो किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या में बोल सकते हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्रक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं? संख्या कहते हैं। इसे जेड से सूचित करते हैं। क्या चीज से? जेड से सूचित करते हैं। अब देखिए परमाणु संख्या समझ में आ गया। अब देखिए द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? द्रव्यमान संख्या अर्थात इसको कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? गौर से देखिए। एटॉमिक मास किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से सूचित कर सकते हैं, सूचित करते हैं। मान लिया जाए कि कोई एक्स एलिमेंट है, तो इसमें हम कहां पे लिखेंगे? तो ये जेड जो है ये इसका क्या लिख देंगे? यहां पे हो जाएगा इसका परमाणु संख्या और यहां पे हो जाएगा इसका क्या? यहां पे हो जाएगा मात्रा संख्या। तो इस तरह से तत्व में हम लोग लिखते हैं। जैसा कि अभी हम क्लोरीन का लिख के दिखाए थे, तो 17 लिखे थे, तो ये हुआ परमाणु संख्या, और 35 लिखे थे, ये हो गया इसका मात्रा संख्या। तो इस तरह से द्रव्यमान संख्या को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। अब परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं, और इसको अगर सूत्र के रूप में लिखना चाहिएगा तो देखिए मात्रा संख्या बराबर क्या क्या होगा? तो प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो ये इसका सूत्र भी बन गया, अर्थात A बराबर P प्लस N। अर्थात A बराबर क्या लिखेंगे? P प्लस N। ये एक सूत्र भी इसका बन गया। तो निश्चित रूप से इसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब देखिए आइसोटोप ये अंग्रेजी वर्ड है, इसको हम समस्थानिक भी कहते हैं। समस्थानिक आइसोटोप है क्या? इसके बारे में समझिए। किसी तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान परंतु मात्रा संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोप, है ना? किसी तत्व के वे परमाणु जिसका परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? परमाणु संख्या समान परंतु मात्रा संख्या क्या होना चाहिए? मात्रा संख्या भिन्न हो यानी अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं या समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं। अब इसका देखिए ये परिभाषा हुआ। इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे देखेंगे? तो देखिए हाइड्रोजन का एक, दूसरा हाइड्रोजन 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन 1 3। इसका मतलब तो पहले से ही समझ में आ गया होगा कि परमाणु संख्या क्या है, मात्रा संख्या क्या है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सबका मात्रा संख्या अलग अलग है, लेकिन परमाणु संख्या सबका क्या है? एक ही है, एक है। इसका नाम है प्रोटियम। याद रखिए इसका नाम अलग अलग दे दिया है। प्रोटियम,
इसका नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। इसका नाम है ट्राइटियम, ट्राइटियम। इसका नाम क्या है? ट्राइटियम। इसका नाम ट्राइटियम। तो ये भी हम लोग समझ में आ गया कि आइसोटोप किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। और अगर हम अन्य प्रकार के एग्जाम्पल भी इसमें दे सकते हैं जिसमें कि परमाणु संख्या समान हो परंतु मात्रा संख्या अलग अलग हो। अब आइसोटोप के बाद आते हैं आइसोबार। अब आइसोबार क्या है? आइसोबार, इसको समभारिक भी बोलते हैं, समभारिक। समभारिक, समभारिक क्या है? इसको कहते हैं आइसोबार। इसको देखिए, आइसोबार क्या है? तो आइसोबार का मतलब होता है कि वे तत्व जिसका परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो। ठीक उल्टा इसका याद कर लीजिएगा, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, संख्या भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे आइसोबार कहते हैं या समभारिक कहते हैं, समभारिक कहते हैं। अब समभारिक का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो निश्चित रूप से हम लोग ऐसा देंगे जिसमें कि आर्गन का 18 है और ये हो गया 40 और कैल्शियम का 20 है और ये हो गया 40। तो अब देखिए यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन मात्रा संख्या दोनों का समान है, इसलिए हम लोग आइसोबार का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब एक और है आइसोटोन। आइसोटोन, आइसोटोन जिसको कहते हैं समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन, है ना। अब आइसोटोन का परिभाषा क्या होता है? वे तत्व जिसका परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब इसका उदाहरण अगर हम लोग दें तो देखिए कार्बन और नाइट्रोजन। तो कार्बन और नाइट्रोजन में अगर हम लोग देखें तो कार्बन का 6 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है, लेकिन अगर इसका परमाणु संख्या देखें तो इसमें 14 भी हो सकते हैं और इसका भी 14 हो सकता है। तो 7 और 6 और इसमें हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? तो इस तरह से हम आइसोटोन देखिए कि वे तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसका एग्जांपल में देखिए फास्फोरस और सल्फर देखिए। फास्फोरस का परमाणु संख्या है 15 और मात्रा संख्या 31 और सल्फर का 16 और परमाणु संख्या 32। अब ये दोनों माइनस अगर इन दोनों में करके देखते हैं मात्रा संख्या में परमाणु संख्या को, तो जो आता है वो न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो 31 में अगर 15 घटाएंगे तो आएगा 16 और 32 में अगर 16 घटाएंगे तब भी आएगा 16। इसका मतलब क्या है कि दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो ऐसे तत्व को ही हम कहते हैं आइसोटोन। उम्मीद करते हैं ये बहुत ही अच्छा वीडियो बना है, आप लोग इसको देखिए और हमको कमेंट करिए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अन्य विद्यार्थियों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उसका वो लाभ उठा सके। थैंक यू।